शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम यूजी सेमेस्टर 3 के लिए जो जी और डीएससी कोर्स के हैं उनके लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको पता है कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये शायद आप जानते ही होंगे, यानी आप परिचित हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसमें आप गलत नहीं करेंगे और इसका उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन कभी कभी खासकर जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती है उसमें डेट से संबंधित प्रश्न रहते हैं। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र, तो उसमें आपको साफ झलकता होगा। तो प्यारे बच्चों, आपकी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो, इसके लिए हम लोग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी प्रैक्टिस करवाया जाए। तो देखिए कि औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गद्दी पर वो बैठे थे वो थे 25 जून 1206 ईस्वी। तो ये डेट को आप याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद है कि जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आपको ज्यादा पूछा जा सकता है, और हम लोग इसको ऐसा पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कंपटीशन की परीक्षा में भी उत्तर आप दे सकें इससे संबंधित। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ उपाधियां ली थी, जैसे लाल बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय। तो हो सकता है कि आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस गुलाम शासक ने लाल बख्श की उपाधि धारण की थी, है ना, चाहे पील बख्श की उपाधि धारण की थी। तो इसका उत्तर आपको बता देना है कि इनका उत्तर जो होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति का था, है ना। ऐबक एक तुर्की शब्द है। ऐबक जो है एक तुर्की शब्द है और जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी हो गई होगी, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ऐबक जो थे वो साहित्य कला में भी निपुण थे। ठीक है, तो आपको जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखने आए तो साहित्य क्षेत्र में भी उनके योगदान के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो तत्कालीन जो विद्वान थे हसन निजामी और फक्र मुदवीर को उसका संरक्षण मिला था। उन्होंने उससे अपना ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताजुल मासिर, आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव परीक्षा में कि ताजुल मासिर के लेखक कौन है, तो कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हसन निजामी। तथा फर्क ए मुदबिर ने अदाब उल हर्ब व अलसुजात नामक ग्रंथ की रचना की। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनकी स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। तो ऐबक ने राजधानी के रूप में दिल्ली नगर का भी विकास किया। उसने दिल्ली और अजमेर में 2 मस्जिद बनवाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1195 से 1199 के बीच दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने करवाया भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कुतुब उल इस्लाम जो मस्जिद थे
ये भारत में, ठीक है, इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद था, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित है। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से है। इल्तुतमिश से आपको संबंधित ही जानकारी है। इसके प्रीवियस ईयर में जो हम आपका सेमेस्टर 3 के लिए जो ऑनर्स के हैं उस वक्त भी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ हम इससे संबंधित उसमें अपलोड किए हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। फिर भी इल्तुतमिश जो है उसकी उपाधि जो थी ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम। तो सुल्तान ए आजम दिल्ली के किस शासक सुल्तान ने उपाधि ली थी? तो ये आपके थे इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का यदि अर्थ बोला जाए तो होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट चीज आप, क्योंकि आप प्रतिष्ठा और जी का छात्र हैं तो आपको थोड़ा सा जानकारी इतिहास का होना चाहिए। और हिस्ट्री इज वेरी वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट इफ यू वांट टू क्रैक द सिविल सर्विस एंड ऑल्सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप इतिहास से प्रेम करें, इससे भागे नहीं। और आपकी जनरल पेपर है तो आप इसको प्रेम से पढ़िए, इसको आपका करियर के रूप में इसका इम्पोर्टेंस लीजिए और कोशिश कीजिए थोड़ा सा अच्छा फैक्ट नॉलेज को आप थोड़ा सा गेन करें। तो इसलिए इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, तो इसको आप अपना कर लीजिएगा। और वो जो थे इलबारी जनजाति का तुर्क था, इलबारी जनजाति का तुर्क था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि 1210 में आए थे और 36 तक इनकी कार्यकाल रही थी, है ना। तो डेट भी थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देखिए इनके जो कार्यकाल हैं इल्तुतमिश का, उसको 26 वर्ष की कार्यकाल रहा है। तो इसको 3 चरणों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। प्रथम चरण 1210 से 1220 ईस्वी, अपने विरोधियों का उन्होंने दमन किया। द्वितीय चरण 1221 से 1229 मंगोल आक्रमण के खतरों का सामना किया और उसकी समस्या का निदान किए। और तृतीय चरण जो है 1229 और 1236 के बीच अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा कुछ विरोधियों का दमन किया गया, जैसे अलदुज का पतन हुआ, कुबाचा की पराजय, कुबाचा को इसने पराजय किया। ठीक है, मंगोल आक्रमण के खतरों से उन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, बंगाल बिहार विजय किए। तो इस तरह से उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इल्तुतमिश ने सुल्तान की स्वीकृति गौर के किसी शासक नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद का खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाल से प्राप्त की थी। ठीक है, तो अल बिल्लाल से प्राप्त किए थे। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पर प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान था जिन्होंने खलीफा से अपना जो है सो प्राप्त किया था। तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। आगे थोड़ा सा है कि उनके बारे में मिनहाजुस सिराफ की पुस्तक तबाक़त नासरी से प्राप्त होती है। तो तबाक़त ए नासरी जो है मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है और आपको इल्तुतमिश के बारे में उनके इस ग्रंथ से काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो इसको आप, इस बुक को आप दिमाग में रखिएगा कि जो मिनहाज उस सिराज हैं उनकी पुस्तक है तबाक़त ए नासरी। तबाक़त ए नासरी जो पुस्तक है उनको आपको पढ़ने के बाद इल्तुतमिश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप दिमाग में रखिएगा। और इल्तुतमिश ने, आपको पता है, तुर्क ये चहलगानी, आपको पूछा जा सकता है किस गुलाम शासक सुल्तान ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो वो थे आपके इल्तुतमिश ही थे। और
वही गुलामों का जो 40 दल होता था, चालीसा, उसकी यही इसी ने प्रारंभ किया था। और इक्ता प्रथा जो होती थी, जमीन दिया जाता था, वो इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। और टंका और जित्तल का जो सिक्का है ना, ये भी प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे, आपके इल्तुतमिश ही थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा परिचित आप रहिएगा। इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला जो शासक था वो आपका इल्तुतमिश ही थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, है ना। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषक थे। वो चांदी का टंका और तांबा का जितल प्रचलित किए थे। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। चांदी का टंका जो होता था 175 ग्रेन का होता था। तो आपको यूनिवर्सिटी की परीक्षा में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कंपटीशन में हो सकता है कि कोई अच्छा कंपटीशन, स्टैंडर्ड वाला कंपटीशन में हो सकता है पूछ दे कितना ग्रेन का होता था। तो 175 ग्रेन का होता था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी देखते हैं। आपको मैं बताया कि उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना, उसका नामकरण मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा ए मुइजी रखा। मदरसा ए मुइजी नाम का एक मदरसा का भी निर्माण किया था उसने। नासरी मदरसा की स्थापना भी इल्तुतमिश ने करवाई थी। इसके नामकरण अपने पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद के नाम पर की, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे उसने अपने पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनवाया था। सुल्तानगढ़ी मकबरा जो है सो इल्तुतमिश ने बनवाया था। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। उसने बदायूं में हौज ए शमसी, बदायूं स्टेशन भी है, बदायूं में हौज ए शमसी तथा शमसी ईदगाह का निर्माण कराया, ठीक है। 1223 ईस्वी में उसने बदायूं में एक जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। कौन? इल्तुतमिश ने। तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लिए इल्तुतमिश के बारे में, चूंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। थोड़ा रजिया जी की बात करें। इल्तुतमिश की पुत्री थी और इनका जो कार्यकाल है 1236 से 1240 ईस्वी, और इनकी उपाधि थी उम्दत उल निश्वा की उपाधि रजिया सुल्तान ने दी थी, ठीक है। और हो सकता है आपको पूछा जाए, बहुत बार पूछा है कि रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी आपको पता रहने से आप इस प्रश्न को अच्छा से कर पाएंगे। तो रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासकी थी, ठीक है। महिला शासिका थी तो रजिया थी। और गद्दी पर 1236 में बैठे थे। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्दत उल निश्वा का विरुद्ध धारण किया, तो इसके बारे में आप थोड़ा जानिएगा। प्रारंभिक उनका कुछ कार्य था। प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर, महिला जो वस्त्र होते हैं उसको त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले कबा मतलब कुर्ता, और कुला मतलब पगड़ी का एक प्रकार होता है कुला, उसके दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ किया। मतलब अपने दरबार में वो पुरुषों का वस्त्र धारण कर लिए। शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों गठबंधन को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो रजिया को बहुत सारा समस्या भी था, बहुत सारे लोग उससे जलते थे क्योंकि ये महिला थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा काम किया और अपने शासन को संगठित करने का प्रयास किया, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वही है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखना है, कब बैठी क्या की, है ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं, उसको थोड़ा सा जानकारी रखना है। विद्रोही इक़्तिदारों को परास्त करने के पश्चात रजिया ने शासन का पुनर्गठन आरंभ किया। उसका प्रमुख लक्ष्य शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त कर और उन्हें सिंहासन के अधीन लाना था। विभिन्न पदों सूबों को उसने नवीन अधिकारियों की नियुक्ति की। अपने विश्वास पात्र सरदारों को विभिन्न पदों पर पदोन्नत किया। ख्वाजा मुजाहिदीन के वजीर मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का प्रधान तथा उसकी मृत्यु के पश्चात मलिक कुतुबुद्दीन
हसन गोरी को नायब लश्कर नियुक्त किया। मलिक इजुद्दीन कबीर खान एयाज को लाहौर का इकदार बनाया। तो इस तरह का उसने पदों को देने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास किए, क्योंकि रजिया कोई बहुत बड़ा शासक रही, बहुत चर्चित रही महिला में, तो इनके कुछ काम थे। कभी कभी बोला जाता है इसकी असफलता के लिए रजिया का स्त्री होना भी उसकी असफलता का एक कारण माना जाता है। उसने एक महान शासक के सभी गुण थे, किंतु सारे गुण उसकी योग्यता इसलिए प्रभावी हो गए क्योंकि वह स्त्री थी। एक महिला शासक के रूप में उसे न तो स्वीकृति मिली, न ही शासक के शक्तिशाली सदस्यों का समर्थन। मतलब पूरी तरह से इनको समर्थन मिला नहीं तो और अच्छा कर सकते थे। इसमें है कि बरहाम शाह के हाथों में पराजित होकर उसने भटिंडा लौटना पड़ा। वापस लौटते समय मार्ग में कैथल के निकट उसकी सेना के साथ छोड़ दिया। रजिया और अल्तुनिया एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। रजिया और अल्तुनिया जो थे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी 25 दिसंबर 1240 को डकैतों ने उनका वध कर दिया। तो इस बात को मैं बताने का प्रयास इसलिए किया ताकि आपको ये पता चले कि 25 दिसंबर 1240 ईस्वी को रजिया जी यहाँ से चले गए। इनको डाकुओं डकैतों ने वह वध कर दिया। ठीक है, रजिया का शासन का अत्यंत सीमित रहा। वह मात्र 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन का शासन किए। निश्चित रूप से वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारों में सबसे योग्य थी। स्त्री होते हुए भी वह पुरुषित गुणों से परिपूर्ण थी। उसमें स्त्री सुलभ दुर्बलता और नामो निशान नहीं था। रजिया की प्रशंसा करते हुए मिनहाजुल सिराज लिखा है कि सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी। बुद्धिमता, न्यायप्रिय, ठीक है, उदारचित और प्रजा का शुभ चिंतक, समदृष्टा, प्रजापालक और अपनी सेनाओं का नेता था। उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व। तो उसी कारण मर्दों की दृष्टि में से सब गुण बेकार थे। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ थी, अच्छी थी, न्यायप्रिय थी, सुशील थी, प्रजा का दुख सुख में साथ देती थी। लेकिन वही है उसका सबसे बड़ा डिमेरिट रहा कि वो जो है मतलब जो है नारी थी, जिसके कारण से उसका पतन हुआ। तो इस तरह से आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हम लोग आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे भी कुछ बात करेंगे। लेकिन आज का क्लास बेसिक चीज़ रहा। कुछ हम लोग MCQ टाइप का देखे, फैक्ट चीज़ देखे, कब हुआ शासन, क्या हुआ, कौन कौन का चलाया। तो आज तक रजिया तक हम लोग रखते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मेरा सजेशन आपको ये है कि जब अब रजिया तक पढ़ रहे हैं तो उसके पहले आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक को। और अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको नहीं होगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक को, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। मैं आपको जितना भी बताया उसमें आप कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मैंने बता दिया, किस प्रकार के इल्तुतमिश का भी कुछ कार्य बता दिए। लेकिन फिर भी आपका लॉन्ग प्रश्न में आपको यदि इस टॉपिक के आएंगे तो आपको उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको बनाने का प्रयास करना है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।